नमस्कार, नई दिशाएं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, द्वीपों में बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पानी की मांग में भी वृद्धि हो रही है। पानी की सीमित उपलब्धता के कारण पेयजल प्रबंधन एक जटिल मुद्दा बन गया। इस समस्या का समाधान ढूंढा गया, जिसे नाम दिया गया जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य रहा हर घर जल की पूर्ति करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए इस मिशन की किस ढंग से, प्रभावी ढंग से इसका कार्य किया गया, कितने प्रयास चल रहे हैं और लक्ष्य अभी कितना दूर है या लक्ष्य अभी कितना बाकी है, इन्हीं कुछ बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंडमान लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कार्यपालक अभियंता श्री अरुण कुमार। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्ते, सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। तो अरुण जी, जैसे हमारा जो आज का विषय है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल जीवन मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन, तो हम सभी भली भांति परिचित हैं कि ये जो पानी की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर ये देखा जाए तो ग्रामीण परिवार के लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ये मिशन की शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसको कब लॉन्च किया गया और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या हैं और क्यों आवश्यकता पड़ी? जी, जैसे कि आपको सभी लोगों को मालूम है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार चुनाव जीत करके जब प्रधानमंत्री का उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने पहली बार जब 15 अगस्त को 2019 में उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, तो उनका सबसे पहला उनका ये घोषणा यह था कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश के हर गांव के हर घरों में उनके घर में नल से पानी जाना चाहिए। और सिर्फ पानी ही नहीं जाना है, पानी वह सतत रूप से जाना है और उसकी गुणवत्ता जो है वह हमेशा से बरकरार रखना है। उसके लिए हर तरह की अरेंजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए, ताकि पानी जो है जहां सोर्स से जैसे निकलता है वह जब तक उपयोग होता है तब तक वह उसकी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, एक आदमी के लिए जो जरूरत है, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरत है, उसके हिसाब से बराबर मैनेज करना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने जल जीवन मिशन का इसका पूरी जो है हमारा जो हर घरों में नल पहुंचाने का काम, स्वच्छ रूप से पहुंचाने का काम और उसको सतत बनाने का काम, इन सभी को मिला करके जल जीवन मिशन का लॉन्च किया गया। और यह उनका उद्घोषणा जो है वह एक तरह से हमारे लिए एक मिशन की तरह है। उन्होंने जिस दिन 2019 में यह चीज को, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, उसके बाद से जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कितनी बार हमारे मीटिंग्स हुए, करीब 1 महीने के अंदर उन्होंने इतने सारे मीटिंग्स हुए, कैसे इसको करना है, क्योंकि हमारा देश जो है इतना बड़ा, गांव का एक इतना बड़ा ग्रुप है जहां पे बहुत रिमोट एरिया है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग जा नहीं सकते, वहां पे पहुंचाने में बहुत समय लगता है, हमें सभी सामान को पहुंचाना है। तो मुझे याद है कि हम लोग पहली बार भुवनेश्वर में इसके लिए मीटिंग हुई थी, जहां पे मिनिस्टर साहब जो हमारे माननीय मिनिस्टर साहब खुद ही दिन भर, उन्होंने 2 दिन तक हमारा कार्यशाला चला था और वो दिन भर वो हमारे साथ थे। हमारे ग्रुप में सारे पूरे देश के इंजीनियर्स आए थे, साथ ही साथ NGO आए थे, पब्लिक आई थी, और वो उनसे सिर्फ यही जानना चाहते थे कि इसको करने में मुश्किलें क्या आएगी, ताकि जो नया गाइडलाइंस बनेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस गाइडलाइंस में उन सभी चीज़ों का हम लोग उल्लेख करेंगे, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि हम यदि ऐसी समस्याएं आती है तो मुझे ऐसे कंप्लीट करना है, यदि इस तरह की समस्याएं होगी तो हम इसको इस तरह से हल करके इस मिशन को कंप्लीट करना है। और वही उद्देश्य था हमारा। और मुझे लगता है कि ये नवंबर महीने में हमारी मीटिंग हुई थी पहली, जब ये फाइनल होना था गाइडलाइंस को, और दिसंबर महीने में फर्स्ट वीक में ही गाइडलाइंस शुरू हो गया था। और हम लोग, मुझे बहुत खुशी है ये बताने में कि 2019 में जैसे ही मिशन लॉन्च हुआ था, हम लोगों ने काम का शुरुआत कार्यक्रम जो है शुरू कर दिए थे। गांव से हम लोगों ने कहाँ मुझे प्रोजेक्ट्स करना है, कौन कौन सी स्कीम करना है, उन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन चल रहा था। और हम लोग करीब फरवरी आते आते हमारे बहुत सारे कार्यक्रम फाइनल स्टेज में आ गए थे, जो मुझे प्लान के रूप में, जो कि मुझे मिनिस्ट्री को प्रोड्यूस करना था कि मुझे जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में हर जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन सभी कार्यक्रमों को करेंगे, जिससे हम जो है इस ऑब्जेक्टिव को हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो अरुण जी, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो जब किसी योजना की या किसी मिशन की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले साधनों की बात होती है, ज़रूरतों की बात होती है, ताकि उसके ज़रिए हम काम को आगे बढ़ा सकें। तो अगर इनके जो मेन कंपोनेंट्स की बात करें, हम घटकों की बात करें, तो वे कौन कौन से हैं? जी, हमने जैसे बताया कि ये जो है जल जीवन मिशन है, सिर्फ हमारा काम प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, इसमें सबसे पहली जरूरत है सतर्कता बनाए रखना, लोगों में जागरूकता बनाना, और साथ ही साथ गुणवत्ता का जो है सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि गुणवत्ता के मामले में लोगों को जागरूक रखना है और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है,
ताकि यह किसी डिपार्टमेंट का काम ना हो, किसी एक अधिकारी का काम ना हो, यह हर लोगों का काम हो। जन भागीदारी को बढ़ाना है। सबसे जल जीवन मिशन का सबसे पहला आधारभूत काम था जन भागीदारी, जो कि हर लेवल पे प्रोग्राम बनाने में, कार्यक्रम को करने में, कोई प्रोजेक्ट बनाने में, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता को बनाने के लिए और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, हर चीज़ों में जनता की भागीदारी को बढ़ाना था। इसलिए इसके 3 कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट थे। एक था प्रोग्राम फंड। प्रोग्राम फंड का मतलब यह था कि उन सभी चीज़ों के लिए जिसके लिए मुझे वाटर सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे पाइपलाइन ले करना है, पंप हाउस बनाना है, सोर्स को डेवलप करना है, चेकवियर्स बनाने हैं, और जहाँ पे पाइप नहीं है वहाँ पे पाइपलाइन देना है। इन सभी चीज़ों के लिए प्रोग्राम फंड का काम होता था, और यह उसमें उन सभी प्रोजेक्ट्स को हम लोग उसमें इंक्लूड करते थे। दूसरा पार्ट था सपोर्ट फंड। सपोर्ट फंड का मतलब है कि पानी हम यदि आज दे देते हैं तो यह पानी हमारा कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास कल भी रहेगा। ये तभी रहेगा जब जनता जो है इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को अपना समझेगी, और उनके अंदर जो है जागरूकता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है हमें किसी आदमी ने, बाहर का आदमी नहीं बनाया, ये मेरा अपना है और मुझे अपने समय की तरह, अपने सामान की तरह इसकी देखभाल करनी है। साथ ही साथ इसको सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं रखना है, ये हर पीढ़ी में रखना है, बच्चों से लेके वृद्ध तक, और जो अंग है, जो एल्डर जनरेशन से, सभी के साथ में साथ होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कहा गया था कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना है। जो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम्स है, लोगों के बीच में नुक्कड़ नाटक बनाइए, लोगों के बीच में लोकगीत बना करके उनको समझाइए कि हमारा पानी जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसको समुचित रूप से उपयोग करिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, और जो आपके आसपास के सोर्सेस हैं उनको आप कचरा मत डालिए, उनको प्रिजर्व करिए, उनको प्रोटेक्ट करिए और डेवलप करिए। इन सभी चीज़ों के लिए इस सपोर्ट फंड का जो है एक्सपेंडिचर होता है। और इसके अलावा था वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जो कि हमने बताया था, शुरू में ही बताया कि वाटर जो गुणवत्ता जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो है स्वास्थ्य उस पर बहुत डिपेंड करता है। हमारे ही नहीं, हमारे घर परिवार के सारे का स्वास्थ्य जो है पानी की गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसमें 3 स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं। एक है कि लेबोरेटरी के लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एक लैब बनाना है, जिसको कि हमेशा सुचारू रूप से चलाना है, और उसमें हर चीज़ों की, जैसे कि जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, पब्लिक सोर्सेस से, साथ साथ हर गांव में पंचायत से, लोगों के घरों से, और पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड है जहाँ पे पानी हम दे रहे हैं, उन जगहों से सैंपल्स को टेस्ट करना है, और उसको WKMS, एक जो मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, इवन पब्लिक डोमेन में भी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें अपलोड करिए, ताकि आपके इलाके का जो है उसमें डाटा जो है अपडेट हो जाए, और हर कोई भी लोग उसको देख सकता है कि पानी कल जो गया वो क्या था, और बाद में जो आएगा वो कैसा रहा है। साथ ही साथ लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इसमें एक प्रयोग था कि फील्ड टेस्टिंग किट, जो कि एक छोटा, हमने बताया छोटा सा एक पर्स जैसा एक किट होता है, जिसमें 11 पैरामीटर जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी से हमारा जो पानी के पेय लायक होने का जो प्रमाण होता है उसी से साबित होता है। इसलिए हम लोगों ने उस 11 पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए हर गांव में 266 गांव हैं, सभी में से हम लोगों ने FTK दिया। साथ ही साथ महिलाओं को इसको इन्वॉल्व करने के लिए हम लोगों ने हर गांव में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग किया, जिसमें कि ये महिलाएं NM हैं, वहाँ की मुख्य सेविकाएँ हैं, साथ ही साथ में हमारे पंचायत के मेंबर्स हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं जो कि PWD के हैं, जो कि वाटर सप्लाई देखते हैं, पंचायत के जो जूनियर इंजीनियर्स हैं जो कि पंचायत के एसेट्स को देखते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके हम लोगों ने हर गांव में 5 महिलाओं को तैयार किया। इसके अलावा हमारे जो वाटर सप्लाई के वर्कर्स हैं जो कि वाल्व ऑपरेट करते हैं, जो कि हमारे पंप्स को चलाते हैं, उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी गई है, ताकि हर जगह पे जो है हर दिन कम से कम हमारा एक टेस्ट रिपोर्ट जो है हर गाँव से आ जाए, ताकि हम लोग को हर दिन कहीं ना कहीं से मुझे पता चले हमारा पानी का क्वालिटी क्या था, और हम उसको एडवांस में, हम यदि मुझे कोई गुणवत्ता में खराबी आ रही है तो हम पहले से तैयारी कर सके, उस पर कार्रवाई कर सके। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात इस मिशन के अंतर्गत कही गई है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पंचायत के अंडर में आती हैं, तो पंचायत की क्या भूमिका है इस मिशन के लिए? जी, ये इसलिए हमने बताया कि यह सिर्फ जो जल जीवन मिशन बनाया गया है, यह पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाया गया, और जो है पूरे ध्यान में हमारे जो है, हमारा देश जो है एक गणतंत्र है, और हम लोग जो है जन भागीदारी सबसे बड़ा हिस्सा है, और पंचायत जो है, पंचायती राज्य जो है वो इसी के लिए बनाया गया है कि हमारे हर कार्यक्रम में, हर मुहिम में जो जनता का साथ रहे वह पंचायत के साथ साथ हो। और इसलिए ये जो कार्यक्रम्स है, हम लोगों ने बहुत बार पहले कंप्लेंट सुनते रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ काम कर दिया है जो पब्लिक चाहती है कि शायद ये नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए यह कहा गया कि हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे जल जीवन मिशन का, वह पंचायत से शुरू होना है। यदि मुझे कोई प्रोग्राम करना है, कोई कार्यक्रम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हम पहले पंचायत को रखेंगे, पंचायत को बताएंगे कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, और नहीं तो पंचायत के सुझाए गए जो उन्होंने सुझाव दिया है उसको ही हम लोग डेवलप करेंगे। तो इसलिए ये जो है हमारा पहला काम था, दिस इज दी बॉटम टू टॉप
एक प्रोग्राम था जिसमें कि आपको बॉटम से लेके आना है प्रोग्राम्स को, न कि हम कह देंगे कि भाई आप यहाँ काम कर लीजिए, यहाँ पाइपलाइन डाल दीजिए, सोर्स को डेवलप कर दीजिए। ऐसा नहीं है। ये जल जीवन मिशन को बनाया गया है कि पंचायत के हर लोग जो है आप उनसे मीटिंग करिए। उनके जो BWC है, विलेज वाटर सेंट्रल कमेटी है, जो कि हर गांव में बनाया गया है, जो कि प्रधान इसके हेड होते हैं। उनका जिम्मेदारी है कि आप अपने एरिया के जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, जितने भी वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी देखरेख करें और उनके बारे में आप सूचना दें, आप प्रोग्राम बनाएं, अब ताकि आपके गांव से उसको कितनी पानी मिल सकती है। हमारा जल जीवन मिशन का पहला एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हर गाँव के पानी के मामलों में स्वावलंबी बनाना, ताकि वह अपने ही सोर्सेज से, अपने गांव के सोर्सेज से ही पानी ले सके, ताकि उनको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और इसी के लिए सबसे पहला जो है पंचायत का काम है, आप अपने गांव के सोर्सेज को देखिए, उनको एस्टिमेट करिए और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को बनाइए। साथ ही साथ गांव के लोगों को बनाइए, लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए, ये आपका पानी है और आपको इसको यूज करना है। आप हर काम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीने के लिए, खेती के लिए, अपने मवेशियों के लिए, जो भी काम आता है, आपके यहाँ फैक्ट्री है, कोई छोटे घरेलू उद्योग चल रहे हैं, उन सभी के लिए पानी आप उसी हिसाब से बांटिए। और इसलिए पंचायती राज्य का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे दिया गया है जल जीवन मिशन में। और उनके हर जगह पे शुरू में कार्यान्वयन नहीं, जब तक ये रहेगा प्रोग्राम तो हर स्टेज पे उनका काम है। अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने जैसे बताया था कि पंचायत का काम है कि हम लोग पंचायत के साथ में मिलकर के मीटिंग करें, गाँव से बात करें, गाँव में जागरूकता, लोगों को जागरूकता पैदा करें और इन सभी चीज़ों को लोगों के बीच में फैलाएं कि भाई ये जो पानी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसको सतत बनाए रखने के लिए हमें बहुत सावधान रहना है, हमको समुचित रूप से इसका उपयोग करना है, इसको बर्बाद नहीं होने देना है। पूरे देश में यह भी कहा गया कि ये जो पानी की चीज़ें हैं, ये सारे आधारभूत जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सभी पंचायत ही चलाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चूंकि हमारे लिमिटेशंस है, कुछ हमारे पंचायत छोटे हैं, उनके पास में इतने सारे लॉजिस्टिक्स नहीं है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे तो PWD ही इन सभी चीज़ों को देख रही है। लेकिन फ्यूचर में हमारा पर्पस आज भी है, मिनिस्ट्री का उद्देश्य यह है कि इन सभी चीज़ों को पंचायत को सौंप दिया जाए और पंचायत को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वह एक दिन सक्षम हो जाए इन सभी कार्यक्रम को चलाने के लिए। जब ये ऐसे मिशन की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी धनराशि की जो व्यवस्था की जाती है, तो इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो कहाँ क्या है? हाँ जी, हमने जैसे बताया था कि हमारा चूंकि अंडमान जो है एक यूनियन टेरिटोरी है, तो हमारे यहाँ अपना रिसोर्सेस तो बहुत कम है। ये सभी इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ने, चूंकि उनको ये सभी चीज़ों की जानकारी पहले से है कि हमारा फंडिंग के लिए हमारे रिसोर्सेस कम होते हैं, इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन सभी यूनियन टेरिटोरीज को जिनके पास में अपना लेजिस्लेशन नहीं है, उन सभी चीज़ों को 100% जो है सेंट्रल जो है फंड करेगी उन सभी स्कीम्स के लिए। और इसी स्कीम्स में जो 100% फंड आएंगे उनको तीनों कंपोनेंट में बांट दिया गया है। उसमें 2% जो है WKMS में खर्च करेंगे हम लोग और 5% जो हम लोग सपोर्ट फंड में खर्च करेंगे। बाकी जो 93% कंपोनेंट है वह प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च होगा, जो कि प्रोग्राम फंड के अंदर आता है। और ये सभी फंड जो है चूंकि मिनिस्ट्री चाहती है और इनफैक्ट कर रही है, वो हर चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, हम कितना एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस क्या है, ताकि हम सभी चीज़ों को समयबद्ध तरीके से 2024 में कंप्लीट कर सके। इसलिए वहाँ पे मिनिस्ट्री ने शुरू में ही, जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ था, पहला हमारा था कार्यक्रम कि हम अपने हर ट्रांजैक्शंस को PFMS में ऑनबोर्ड करें और हमारे जो सिंगल नोडल अकाउंट्स होते हैं उसमें से मिनिस्ट्री डायरेक्टली हमारे जो कुछ कानून है, जो कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफिल करते हैं। जैसे उसी हमने जमा कर दिया, मिनिस्ट्री को बता दिया कि मेरा 90% पैसा खर्च हो गया है, उसी अपलोड कर देते हैं, उनको ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं, तो मिनिस्ट्री डायरेक्टली SNA में पैसे को ट्रांसफर कर देती है और हमें इंटीमेट कर देती है ऑर्डर के साथ में कि आपको फंड ट्रांसफर कर दिया गया है, आप PFMS से फिर वो खर्च कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम खर्च करते हैं, मिनिस्ट्री को PFMS में मॉनिटर कर सकती है कि इनका ये खर्च हो चुका है, इनके पास में इतना पैसा बैलेंस है। इससे क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री के पास में जो फंड है उनको बहुत अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर पा रही है। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे वो कम फंड दे रहे हैं, दूसरी जगह पे फंड दे रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ पे फंड दे रहे हैं। ये जो हमारा आइलैंड है, हमारा जो द्वीप समूह, कहीं ना कहीं मुख्य भूमि से बहुत दूर है और जो बाहरी जो द्वीप हैं उनके लिए भी मौसम में बदलाव आते रहते हैं, तो पर्याप्त साधनों की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जो बाहरी द्वीपों की जो व्यवस्था है वो आप कैसे देखते हैं? हाँ जी मैम, यह तो बहुत ही हमारे पास में जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इतना लॉजिस्टिकली इतना चैलेंजिंग है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक खुद ही एक चैलेंज होता है कि हमको इस ऐसे हालत में काम करना। और जब हम लोगों ने इस काम को शुरुआत किया था, जब हम लोगों ने बताया था, जब पहली बार हम लोग रिव्यू मीटिंग में गए थे और उस समय हम लोग सोच रहे थे कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करेंगे। फिर हम लोगों ने बाद में हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री में, यहाँ पे सेक्रेटरी में हमारी मीटिंग हुई थी हमारे कमिश्नर के साथ में, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में मिल करके, और उस समय यह डिसीजन लिया गया था कि हम लोग जो है इस काम को करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। और फिर भी हम लोग हर डिपार्टमेंट से, जैसे कि सामान लेके जाना है उसके लिए मुझे DSS की मदद चाहिए, मुझे शिपिंग की मदद चाहिए थी,
कुछ जगहों पे लोगों को पहुंचाना है, बोट से सामान लेकर के जाना होगा। तो एक इंटर डिपार्टमेंटल जो है कोऑर्डिनेशन का जो है अरेंजमेंट किया गया। और जो हमेशा से हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भी थे बीच में, तो उन्होंने क्या किया कि हर जगह पे जहां भी ऐसी जरूरत होगी उन्होंने ओडीएसएस को बात करके वहां से अरेंज करते थे। और हम लोगों को एक सबसे बड़ा चैलेंज जब हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो मार्च के बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उससे हमें थोड़ी बहुत निराशा हुई थी और हमें लगता था कि ये मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ सामान नहीं लेकर आ पा रहे थे, हम लोग आदमियों को नहीं मूव कर रहे थे। लकीली जब हमें कुछ रिलैक्सेशन मिला तो हमने स्पेशल रिलैक्सेशन मांगे मेडिकल डिपार्टमेंट से, हमारे डीएसएस से, उनसे स्पेशल हम लोगों ने बोट अरेंजमेंट्स कराया ताकि हमारे लोग पहुंच सके, उनके लिए स्पेशल मेडिकल चेकअप्स कराए गए। वहाँ पे हम लोगों ने लोगों के वर्कर्स के रहने का अरेंजमेंट किया सेपरेट करके, ताकि इन सभी चीज़ों को, साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ नए इनोवेशंस भी किए, क्योंकि हमें पता चल गया था कि यहाँ पे हैवी सामानों को लेके जाना मुश्किल है। हम लोगों ने जो नॉर्मल जो जीआई पाइप्स यूज करते थे उसको हटा करके हम लोगों ने पीपीआर पाइप को यूज किया, जो कि हल्के होते हैं, उनके काम करने के लिए ज़्यादा स्किल आदमियों की जरूरत नहीं होती है। और भी कई विभागों से सहायता मिली होगी आपको। उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने फिर बोर्ड से डीएसएस से अरेंज करके मैन पावर को भेजा, मटेरियल्स को भेजा, और बहुत कम समय में मुझे लगता है जुलाई के आसपास से रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुआ था। और हम लोगों ने बहुत ही, मुझे दिसंबर तक हम लोग करीब 65% के आसपास काम कर दिए थे। तो इससे मिनिस्ट्री हमें बहुत इनकरेज हुआ उनको कि इन लोग इतने मुश्किलों में जब ये काम कर रहा है तो बाकी काम क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने और भी हमारे लिए जो भी मदद चाहिए, उन्होंने कहा क्या फंड चाहिए आपको, आप इस काम को मार्च तक करके दिखा दो। और हम लोगों ने फिर 1-2 महीने में अपने काम को और थोड़ा स्पीड अप किया। जो दूर दराज के एरिया थे, कैम्बेल बे वगैरह में, निकोबार में, लॉन्ग आइलैंड वगैरह में हम लोगों ने काम शुरू किया, तो मिनिस्ट्री को बहुत आशा हुई कि नहीं अब ये काम हो सकता है। और इस तरह से हम लोगों ने करीब मार्च के आसपास में हम लोगों ने पूरा काम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 62,037 हाउस होल्ड्स में कनेक्शंस देना था। आप सोचिए हम लोगों ने 28,547 जब कनेक्शन था तब हम इस काम शुरू किए थे, और इतने ही समय में कम से कम जो 1 साल का समय हुआ, हम लोगों ने करीब मोर देन 38,000 कनेक्शंस हम लोग प्रोवाइड किए थे, और वो भी उस हालत में। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा सहयोग पंचायत का था, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के थे। जबकि हम लोग निकोबार, कैम्बेल बे, आप सोचते अभी भी सामान लेके जाना कितना मुश्किल था, स्पेशल शिप्स हमें डीएसएस से दिया गया था कि आप लोगों को पहुंचाइए, सामानों को पहुंचाइए। लॉन्ग आइलैंड में भी हमने सामान भेजने के लिए स्पेशल बोट से अरेंज किए। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था, हम कुछ सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, हम लोग स्पेशल बोट से अरेंज करके दिया गया, हम लोगों ने अपने सामानों को पहुंचाया, और उन जगहों पे भी हम लोग काम किए। तो यह हमेशा से हमारा द्वीप जो है एक बहुत चैलेंजिंग है, और इसलिए जब मिनिस्ट्री को ऐसा लगा था कि ये लोग ऐसा कर सकता है, तो उनको बहुत ही, हम लोगों से बहुत प्रभावित हुई, और वो कहे कि ये बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है जो कि आप लोग समय से कर पा रहे हैं। तो अरुण जी, जैसे कहीं कहीं पर देखा जाता है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा जो है वो पानी मिल रहा है, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो बर्बादी हो रही है, और कहीं पर ऐसे लोग भी हैं जहां उन्हें पानी की काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है आपके विभाग द्वारा कि कम से कम पानी की जो बर्बादी है वो ना हो सके, और जो लोग उन्हें देखें वो एटलीस्ट आप तक उस चीज़ को पहुंचा सकें? हम लोगों ने इसके लिए 2 तरीका अपनाया है। एक, हमारे पास में हम लोगों ने एक पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेसल के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर रखा है, जो कि हम लोग सभी लोगों के पब्लिक प्लेसेस पे हम लोगों ने लिख करके भी रखा है। लोगों को, पंचायतों को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-0345-1666, जिसमें कि यदि कोई कंप्लेन होता है, इवन वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, कोई पानी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं का पानी क्वालिटी खराब है, तो आप इस पे फोन करिए, जो कि हम लोग मैन करते हैं, और जब भी जरूरत होता है उनको बताते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, लोगों को बताते हैं, कंसर्न ईज को बता देते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी अभी ट्रायल हम लोग जस्ट कंप्लीट किए हैं, 1 सालों तक वो ट्रायल में था, और हम लोग उसमें ट्राई कर रहे थे कि जैसे कि आप रेलवे में इंक्वायरी करते हैं, डायल 123, उससे हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्ट हो सकते हैं। कंसर्न जो कार्यपालक अभियंता है जो पानी सप्लाई देखते हैं, कंसर्न जो लेबोरेटरी है जो उस एरिया में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करती है, उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ताकि वो लोग तुरंत कार्रवाई कर सके। साथ साथ उनके फील्ड इंजीनियर्स को भी, जो जूनियर इंजीनियर्स के लोग हैं जिनके अंदर में गाँव की पानी का व्यवस्था का जिम्मेदारी होता है, उनको भी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं यहाँ पे पानी कम आया है, यहाँ पे पानी बर्बाद हो रहा है, यहाँ रिपेयर की जरूरत है। इसके अलावा हमने जितने भी वॉल्व ऑपरेटर्स हैं, हमने अभी एक नया शुरुआत फिर से कर रहे हैं हम लोग, कि उनको हम लोगों ने एक फीडबैक फॉर्म दिया है, एक बुकलेट दिया है, जिसमें उनको हमने कहा है कि आप कम से कम हर दिन में एक जगह पे, जिस एरिया में आप पानी देते हैं, एक आदमी से आप नोट करके लीजिए कि मेरे आपका जो पानी आया वो समय से आया, समुचित मात्रा में आया और अच्छा स्वच्छ आया है, ताकि हम लोगों को पता चले कि इस एरिया में जो पानी जा रहा था वो सही था।
यह फीडबैक जो हम लोग अभी रिसेंटली शुरू किए हैं और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इससे हमारे दो फायदा हो रहा है कि हमारे जो वाल्व ऑपरेटर है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनके बारे में उसमें लिखा जाता है, रिकॉर्ड होता है कि मुझे समय से आया है। साथ साथ मुझे एक लिखित रिपोर्ट मिल जाता है अपने फील्ड से डायरेक्टली कि हमारा जो है पानी का इस एरिया में पानी की कोई समस्या नहीं है, असमस्या है, ताकि हम तुरंत उस पर सुचारू रूप से कार्रवाई कर सकें। तो ये हर घर जल या हर घर नल जो देने की या उपलब्ध कराने की जो आपके विभाग के जो प्रयास हैं, उसके बाद पानी की सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है या प्रेशर कितना है, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या व्यवस्था की गई? हाँ जी, इसके लिए भी हमारे इनफैक्ट मिनिस्ट्री ने हमारा एक स्कीम रखा है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वह हमारा प्लान ऐसा रहा है कि हर एक गांव में हम कम से कम 3 ऐसे मुख्य जगहों पे हम लोग कुछ ऐसे सेंसर लगा दें जिससे कि वहाँ पे पानी कितने बजे शुरू हुआ, कितना वॉल्यूम में गया, क्या क्वालिटी था, वह मुझे ऑनलाइन मिल जाए। लेकिन चूंकि हमारा आइलैंड जो है, हमारा द्वीप जो है बहुत ही स्कैटर्ड है और जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मजबूत नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारे पास एक प्रपोजल आया था किसी एजेंसी से जो कि मिनिस्ट्री से इनलिस्टेड थी। उन्होंने कहा था कि हम इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत कॉस्टली है, इट कॉस्ट 17 करोड़ रुपीस। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम इतने कॉस्टली चीजों को हम इस पे अभी लगाएंगे नहीं, हम इसके लिए कुछ आसान सा चीजें हम ढूंढते हैं ताकि उसको हम जल्दी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि उन चीजों को बनाने में भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सभी चीजों को इंटरनेट मजबूत करना है, वह सभी जगह नहीं है। फिर हम लोग इसलिए हम लोगों ने अपने लेवल पे, अपने स्टेट के लेवल पे हम लोगों ने एक छोटी शुरुआत की है और हम लोगों ने जो हमारा डीब्रेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमने उनको एक मॉडल बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हम लोग एक प्रपोजल दिया है उनको और उस पर काम कर रहे हैं। हमारा पर्पस है कि वो कुछ ऐसे सेंसर डेवलप करें, मॉनिटर्ड डेवलप करें, जो कि हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में या जहाँ पे भी पंप हाउस है वहाँ लगा सकते हैं और हम बैठ करके देख सकते हैं कि मेरे पास में जो पानी है कितने बजे से शुरू हुआ, किस क्वांटिटी में गया और हम कितने समय से जा रहा है, किन किन लोगों को मिल रहा है, और हम उस डाटा को बाद में हम अपने पास ट्रांसफर करेंगे और उसको हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे। साथ ही साथ हमने जो है पोर्टबेर एरिया में और बहुत जगहों पे हमने कुछ ऐसे फ्लोमीटर्स भी लगाए हैं जो कि है डायरेक्टली हमारे डाटा को जो है हमारे मोबाइल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो हम अपने लोगों के बीच में बांट सकते हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे उनके म्युनिसिपल के हैं इंजीनियर्स हैं, म्युनिसिपल के वार्ड काउंसलर्स हैं, हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हैं, हमारे जो एससीज हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, हम उनको डायरेक्टली डाटा एक साथ हम शेयर कर सकते हैं। हम यह यदि सक्सेसफुल हो जाता है हमारे पास में पीबी पोर्टबेर म्युनिसिपल एरिया में, तो हम इसको गाँव में भी धीरे धीरे हम लोग एक्सपेंड करेंगे और मुझे लगता है यह एक सस्ता साधन होगा इस चीज को करने के लिए। चूंकि ये देश की बात है कि ये मिशन जो है पूरे देश के लिए लॉन्च हुआ है, तो ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, लेकिन ये समस्या अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं नगरों में भी है, शहरों में भी है। दिन प्रतिदिन तो ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्यों ये मिशन खाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है उस समय अछूता था। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए कोई स्कीम नहीं था। जो अर्बन एरियाज है, जहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, टाउन्स है, वहाँ यह पहले ही 2 तरह के स्कीम्स पहले से का कार्यक्रम चल रहा था। एक है अमृत, जिसके अंदर हमारे वाटर सप्लाई के लिए जो है सोर्सेज डेवलपमेंट के लिए अटल मिशन जो है हमारा अर्बन डेवलपमेंट्स के लिए, उसमें ऑलरेडी वाटर सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें वो टैंक्स बना रहे हैं, पाइपलाइन ले कर रहे हैं और अपने जो वाटर सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहे हैं, ताकि वहाँ के हर लोगों को पानी की सुविधा मिल सके जो अर्बन एरिया में। साथ ही साथ जो है स्मार्ट सिटी के अंदर जो दूसरा प्रोजेक्ट चलाया गया था, जितने भी स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम्स है, उनका पहला पर्पस है पानी की समुचित व्यवस्था करना अर्बन एरिया में, सिटीज में, ताकि वहाँ के लोगों को जो है पानी समुचित मात्रा में मिले, समय से मिले और गुणवत्ता के साथ मिले। इसके लिए भी उन्होंने, जैसे हमने बताया था, रूरल एरिया में हमें IoT थिंग्स के लिए सेंसर्स लगाने हैं, तो स्मार्ट सिटी में इसका प्रपोजल है और पोर्टबेर म्युनिसिपल काउंसिल में भी स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अभी नया कमांड कंट्रोल सेंटर्स भी बनाए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि काम हो जाएगा और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पोर्टबेर म्युनिसिपल एरिया जो है अभी जो है वो 100% कवर रहा है और इसके लिए आगे भी काम होता रहेगा कि नए नए एरिया भी यदि आएंगे तो उसमें 100% कवरेज को इंश्योर किया जाएगा। द्वीपों के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या उपलब्धियां रही? द्वीपों के हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने जब शुरुआत की थी तो हम लोग पहले यूटी थे। जब हम लोग 22 मार्च को 2021 में हम लोगों ने 100% हर घर जल बनाया गया था। हमारे 266 गाँव में हम लोगों ने हर घरों में जल का कनेक्शन दिया था। वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम जो है अपने देश में मिशन लॉन्च होने के बाद में पहले यूटी थे और पूरे देश में तीसरे स्टेट और यूटीज में तीसरे नंबर पे वैसे लोग थे जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया था। साथ ही साथ ये जो है प्रोग्राम्स का जो है और अगला जो पड़ाव था,
हमारे लिए वह 2022 में मिला, जब हम 17 सितंबर को हमारे माननीय जल शक्ति मिनिस्ट्री मंत्रालय के माननीय मंत्री जी, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री के सभी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज सभी यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे राज्य को, हमारे यूटी को पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया। वो हमारे देश में पहला एक हमारा यूटी है जिसने कि हर घर जल को भी अचीव किया। साथ ही साथ एसबीएम में एसबीएम प्लस का सभी गांवों का एसबीएम प्लस का ग्रेडिंग हुआ और यह जो है हमारे सबसे दूसरी बड़ी सबसे उपलब्धि थी। और जो है स्वच्छ सुजल जो स्टेट बनना है, यह सबसे गर्व करने वाली बात है हमारे राज्य के लिए, हमारे यूटी के लिए। जी, अगर द्वीपों की बात करें तो जो हमारे द्वीपों में जो पानी दिया जाता है वो कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है वही सप्लाई होती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या, अगर हमारे द्वीपों में इतनी अच्छी वर्षा होती है, इतनी बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या कुछ हद तक इसके जरिए सुलझाई जा सकती है। जी, हमने कहा कि हमारा जो द्वीप है, हम लोग भाग्यशाली हैं दोनों ही मामलों में कि हमारे जितने भी सोर्सेस है, पानी के जितने सोर्स हैं, वो जो है बहुत स्वच्छ है, उसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि वो जंगलों में, घने जंगलों में शुरू होते हैं और वहां से फ्लो करते हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ तक जो पानी जाता है वो बहुत ही गुणवत्ता के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ कम से कम 6-7 महीना बारिश होता है और अच्छी बारिश होती है। 3100 mm के आसपास में हमारी बारिश होती है हर साल एनुअली, और ये बहुत भाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ में हमारे साथ साथ कुछ मुश्किलें भी है। हमारा जो बारिश का जो पीरियड है वह कंटिन्यूअस जो है कम से कम 4-5 महीने का जो होता है वह एकदम बारिश नहीं होता, अब बहुत कम बारिश होता है। इससे हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस 6-7 महीने बारिश रहे उनको ये 5-6 महीने में रोकना, और उसका सबसे बड़ा एक तरीका है हमारे पास में बड़े बड़े रिजर्वर बनाना। उसके लिए भी हमारे पास में थोड़े सीमित ही क्षेत्र है, क्योंकि हमारी पहाड़ियां उतनी बड़ी नहीं है, हमारे वैली जो है, नदी वैली जो है बहुत डीप नहीं है, इसलिए बहुत मात्रा में पानी वहां इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या है, छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना करके काम करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी जो है, आपने बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हर सबसे पब्लिक के पास में, ताकि हम आशा करते हैं कि हर पब्लिक जो है कम से कम इतना पानी इकट्ठा करे कि इन 5 महीने में जो समर का जो पीरियड होता है उसमें इसको यूज कर सके। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने इस मामले में 2021 में 22 में उन्होंने एक बहुत अच्छा उन्होंने पहल किया, और हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब ने अपने तरफ से, अपने इनिशिएटिव पे उन्होंने हम लोगों को ऑर्डर कराया कि हर गांव में जहां पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बने हैं, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग बने हैं, स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सभी में कम से कम, जब आप नई बिल्डिंग बनाएंगे तो कम से कम 30 दिनों का जो पानी है, बारिश का पानी जमा करने के लिए आप इंतजाम करिए। जी, कहीं ना कहीं लोगों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो अब अंत में आपकी बातों से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सरकार के अलावा जन भागीदारी भी इसमें ज़रूरी है। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि ये प्रोग्राम जो है, आपका जो मिशन है, और सफलता की ओर बढ़े? हाँ जी, हम लोगों को, जितने भी दर्शकगण हैं, हम उन सबसे यह आग्रह करते हैं कि ये जल जो है यह किसी एक के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है, और यह तभी हम सभी के लिए रह सकता है जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, और हमारा प्रयास हो, इसका समुचित उपयोग करें और इसको बर्बाद न करें। जैसे कि आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो दर्शक हैं वो इतना ज़रूर समझेंगे कि ये भारत सरकार की ही नहीं बल्कि, और विभाग की ही नहीं बल्कि उनकी भी दायित्व बनता है, उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, पानी बहुत अमूल्य है और हम सबको इसकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सरकार के अलावा आपकी भी भागीदारी बनती है कि आप इसका किफ़ायत से उपयोग करें और इसकी कीमत समझें। अब मिलेंगे नई दिशाएं के अगले अंक में। नमस्कार।